नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी श्रोताओं को नमस्कार। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज बनी। पुर्तगाल के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ब्राजील के पेले को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। वेस्टइंडीज ने 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में श्रीलंका को 3-0 से हराकर क्लीन स्वीप किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और सरकार कश्मीर के गुलमर्ग में शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया है। भवानी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी नईम का। तमिलनाडु की भवानी देवी ने इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर पहली भारतीय तलवारबाज बनने का गौरव हासिल किया है। 27 साल की भवानी ने तलवारबाजी की सेबर स्पर्धा में क्वालिफाई किया है। भवानी ने समायोजित आधिकारिक रैंकिंग AOR के आधार पर ओलंपिक क्वालिफिकेशन हासिल किया। विश्व रैंकिंग के आधार पर 5 अप्रैल 2021 तक एशिया ओशिनिया क्षेत्र के लिए 2 जगह थी। भवानी फिलहाल 45वें स्थान पर हैं और रैंकिंग के आधार पर वो 1 स्थान हासिल करने में सफल रहेंगी। भवानी ने 2017 में आइसलैंड में पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता था। इसके अलावा भवानी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में तलवारबाजी में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी थीं। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने पर भवानी देवी को शुभकामनाएं दी हैं। खेल मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, भारतीय तलवारबाज भवानी देवी को बधाई, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। वो इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। भवानी देवी को मेरी शुभकामनाएं। भवानी देवी की इस कामयाबी पर पूरे देश को गर्व है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ मोना, जिस तरह से भवानी ने आज देश का गौरव बढ़ाया है और इस स्पोर्ट्स में पहली बार किसी भारतीय ने क्वालिफाई किया है। बिल्कुल, और खास तौर पे इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण है उनकी उपलब्धि की एक ऐसा खेल 2 दशक से मैं खेल पत्रकारिता में हूं और मुझे याद नहीं है कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तलवारबाजी में रही हो। एक ऐसा खेल जिसमें आपके सामने कोई रोल मॉडल नहीं है, उस खेल का भारत का कोई इतिहास नहीं है। यहाँ आपको अभ्यास करने के लिए उस तरीके के प्रतिस्पर्धी भी नहीं है और ना ही बुनियादी ढांचा है इस खेल का देश में, ना आपके पास कोई उस स्तर के कोच है। उसके बावजूद एक ऐसा प्रदर्शन करना, मतलब कहानी सुनते थे हम एकलव्य की कि वो गुरु द्रोणाचार्य का पुतला बनाकर अभ्यास करते थे और अर्जुन से बेहतर धुरंधर थे। तो कुछ उसी तरीके की ये मिसाल है कि पूरे लॉकडाउन में 1 साल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और ऑनलाइन उन्होंने पूरा अभ्यास किया, क्योंकि वो इटली गई हुई थी और वहां पर लॉकडाउन शुरू हो गया। उसके बाद वो बेल्जियम गई, वहां पे भी लॉकडाउन शुरू हो गया, उन्हें वापस लौटना पड़ा चेन्नई, और यहीं पर रहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने सारा अभ्यास किया। और ये सफलता उन्हें रातों रात नहीं मिली है। जैसे कि अभी आपने सुना 2017 में उन्होंने पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था और वो तब पहली भारतीय बनी थी। लेकिन हमारे यहाँ जो मानसिकता ऐसी हो गई है कि ओलंपिक, विश्व कप, कोई बहुत बड़ा इवेंट अगर हम ग्लैमराइज्ड खेलों में जीतते हैं तो वो रातों रात हम स्टार बना देते हैं खिलाड़ी को। लेकिन एक ऐसे गुमनाम खेल में जब 3 साल पहले उसने खिताब जीत लिया, तब आज तक वो गुमनाम क्यों रही, ये मेरा पहला सवाल है। और अब क्या उनके इस प्रदर्शन के बाद देश में तलवारबाजी को भी संजीदगी से लिया जाने लगेगा, ये मेरा दूसरा सवाल है। बिल्कुल मोना, और अगर हम अपने देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो तलवारबाजी वो हमारे देश में, हम ये कह सकते हैं कि बड़े पुरातन काल से ये खेल रहा है। लेकिन उसके बाद अगर हम आधुनिक भारत में देखेंगे कि इसके बाद शायद कहीं न कहीं उसको एक प्रोफेशनल
प्रोफेशनल तरीका शायद नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं वो जीन्स में तो थी लोगों के। और आज पुरातन काल में रहा है, लेकिन राज परिवार, राजकन्याओं तक, आपको याद होगा जोधा अकबर पिक्चर में वो जोधाबाई को तलवारबाजी करते हुए हमने रुपहले पर्दे पर देखा है। तो मुझे लगता है राज परिवारों तक सीमित था। अब उस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर, एक खेल शौकिया और एक खेल पेशेवर रूप में खेलने में बहुत फर्क होता है। और अब मुझे लगता है कि चूंकि देखिए दीपा कर्माकर ने जब जिम्नास्टिक में रियो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया, उसके बाद जिस तरह से बूम आया जिम्नास्टिक में कि एकेडमीज खुली, लड़कियां भी इस खेल को संजीदगी से लेने लगी, जिस तरीके से दीपा का स्टारडम हुआ, इसी तरह से बाकी खेलों में भी आप देखिए, टेनिस, बैडमिंटन, हर खेल में। तो मुझे लगता है ये जो अचीवमेंट हासिल उन्होंने की है, तो जरूर इस खेल की भी नियति भारत में बदलनी चाहिए। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि भवानी देवी ने जो रास्ता खोला है और जिस तरह की उपलब्धि हासिल करी है, वो बहुत सारे हमारे जो बडिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए वो जरूर रोल मॉडल बनेंगी। बात करते हैं फुटबॉल की। पुर्तगाल के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ब्राजील के लेजेंड प्लेयर पेले को ओवरऑल गोल के मामले में पीछे छोड़ दिया है और वो अब दुनिया के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आइए सुनते हैं उनके इस रिकॉर्ड पर हमारे सहयोगी प्रियंका की ये रिपोर्ट। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इटालियन लीग में कैगिलियरी के खिलाफ हैट्रिक लगाकर ब्राजील के लेजेंड प्लेयर पेले को ओवरऑल गोल के मामले में पीछे छोड़ दिया है। रोनाल्डो के अब तक 770 गोल हो चुके हैं, जबकि पेले के आधिकारिक अकाउंट के मुताबिक उन्होंने 767 गोल किए हैं। रिकॉर्ड बनाने के बाद रोनाल्डो ने कहा कि पेले से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं, उनका रिकॉर्ड तोड़ना सम्मान की बात है। वहीं पेले ने भी सोशल मीडिया पर रोनाल्डो को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे बस इस बात का खेद है कि मैं अभी आपके पास नहीं हूं और आपको गले मिलकर बधाई नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए हमारी दोस्ती को दर्शाने के लिए मैं एक फोटो शेयर कर रहा हूं। हमारी दोस्ती काफी वर्षों से है और आगे भी रहेगी। जनवरी में ही रोनाल्डो ने पेले का रिकॉर्ड तोड़ा था। उस वक्त पेले के ऑफिशियल अकाउंट पर 757 गोल लिखे थे। रोनाल्डो के इससे आगे निकलते ही पेले के रिकॉर्ड में भी बदलाव किए गए थे, गोल की संख्या बढ़ाई गई थी। रोनाल्डो ने हैट्रिक लगाने के बाद कहा कि वे पेले के 767 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ने का इंतजार कर रहे थे और उनके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। फुटबॉल के इस लेजेंड को स्पोर्ट्स कैन की टीम की ओर से इस उपलब्धि पर बधाई। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, मुझे लगता है मोना कि जिस तरह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस तरह के लेजेंड जब भी खेलते हैं तो वो कुछ ना कुछ करिश्मा, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड जरूर बनाते हैं और अब तो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बिल्कुल, और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो सदी में एक पैदा होते हैं उस तरीके से, और रिकॉर्ड भी उन्होंने जिसका तोड़ा है वो भी उसी तरीके के खिलाड़ी हैं। दौर अलग अलग है, जो पृष्ठभूमि है वो अलग अलग है, और रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। और मेरा ये मानना है कि कोई भी रिकॉर्ड टूटे, लेकिन जो पेले का फुटबॉल में स्थान है वो कोहिनूर जो हीरा होता है वो एक ही होता है, तो वो ही पेले फुटबॉल के कोहिनूर हैं। और रिकॉर्ड चूंकि बना है और उस समय में कितना ही हिसाब रखा जाता होगा गोलों का, जैसे हमें पता नहीं ध्यानचंद जी ने कितने गोल किए हॉकी में, और अब चूंकि तकनीक आ गई है और सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होने लगा है, सब चीजों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाने लगा है, तो रिकॉर्ड तो बनते टूटने के लिए, लेकिन इससे व्यक्ति की खिलाड़ी की महानता पर कोई असर नहीं पड़ता। तो पेले उस दौर के सर्वकालिक महान फुटबॉलर हैं और रोनाल्डो, मेसी ये आज के दौर के। बिल्कुल। और जैसा कि जब दो हम ये कह सकते हैं लेजेंड्स मिलते हैं, तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर पेले ने भी रोनाल्डो के लिए लिखा कि आपको गले लगाकर बधाई देना चाहता हूं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतने बड़े लेजेंड्स देखिए, दूसरे की जब आप उपलब्धि को भी सराहने लगते हो, जब एज अ कॉम्पिटिटर जब आपका रिकॉर्ड कोई तोड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार अभी तक मेरे नाम सबसे ज्यादा गोल थे, अभी इसके नाम हो गए। पर एक जो सही मायने में जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है वो यहाँ देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी कोई रिकॉर्ड
बनता है। मुझे याद है जब सुनील गावस्कर का 34 शतकों का रिकॉर्ड टूटा था और वो बड़े प्रसन्न हुए थे कि किसी भारतीय ने उसे तोड़ा, और जब सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड हुआ तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है क्या कोई तोड़ पाएगा, तो उन्होंने बिना पलक झपकाए विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम लिया था। तो ये म्यूचुअल एडमिरेशन जो होती है, ये खिलाड़ियों में, यही तो खेल भावना है। आपने देखा होगा जब माराडोना का निधन हुआ, पेले ने बड़ी भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी कि स्वर्ग में मिलेंगे और फिर खेलेंगे। तो ये एक बड़े खिलाड़ी की निशानी है कि आप अपने विरोधी के हुनर को भी कितने विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। जी हाँ, मुझे लगता है कि एक बड़े खिलाड़ी और एक महान खिलाड़ी में यही फर्क होता है, और शायद यही चीजें, उनका यही व्यक्तित्व उन्हें एक महान खिलाड़ी बनाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि वो सिर्फ एक मैदान पर ही नहीं बल्कि एक ऑफ द फील्ड भी प्रेरणा स्रोत हैं, और एक पूरी की पूरी पीढ़ी को आप प्रेरित करते हैं अपने आचरण से। जी। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। एंटीगुआ में खेले गए तीसरे और आखिरी एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने 3 मैच की ओडीआई सीरीज में श्रीलंका को क्लीन स्वीप किया। 2014 के बाद से वेस्टइंडीज ने घरेलू जमीन पर पहली बार किसी टीम को क्लीन स्वीप किया है। श्रीलंकाई टीम वेस्टइंडीज दौरे पर अब तक 3 T20 और 3 ओडीआई में से सिर्फ एक मैच ही जीत सकी है। अब दोनों टीमें 2 टेस्ट की सीरीज खेलेंगी। आइए सुनते हैं इस बारे में हमारी सहयोगी नईम की ये रिपोर्ट। वेस्टइंडीज ने श्रीलंका के साथ तीसरे और आखिरी ओडीआई का समापन जीत से किया और श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप कर ली। श्रीलंका ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 274 रन बनाए। ओपनर गुनाथिलाका ने 36, कप्तान करुणारत्ने ने 31 और वनिंदु हसारंगा ने 60 गेंदों पर 7 चौकों और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 80 रन की पारी खेली। वहीं आशेन बंडारा ने 74 गेंदों पर 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 55 रन बनाए। विंडीज की ओर से अकील हुसैन ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम के लिए शाई होप और डेरेन ब्रावो ने तीसरे विकेट के लिए 109 रन की पार्टनरशिप की। होप 64 रन और ब्रावो 102 रन बनाकर आउट हुए। पोलार्ड ने 53 रन की नाबाद पारी खेली और वेस्टइंडीज ने 48 ओवर और 3 गेंद में 5 विकेट पर 276 रन बनाकर मैच जिता दिया। ब्रावो को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और होप को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। तो मुना, जिस तरीके से वेस्टइंडीज ने ये श्रृंखला क्लीन स्वीप की है और जबरदस्त फॉर्म में है, क्योंकि वेस्टइंडीज की अगर हम देखें तो इस समय जैसा खेल है ऐसा खेल था नहीं, बट उन्होंने काफी इम्प्रूव किया है। बिल्कुल, जैसे हम पिछले समय भी बात कर रहे थे कि वेस्टइंडीज का बड़ा उतार चढ़ाव वाला सफर रहा है क्रिकेट में। शुरुआत उन्होंने कहां से की थी और बीच में काफी क्रिकेट के मैदान से इतर भी काफी विवादों के कारण टीम के प्रदर्शन पर उसका काफी असर पड़ा था। बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी रिटायर हो गए थे, तो जो एक बदलाव का दौर आता है क्रिकेट में वो उससे उबर नहीं पाई थी। लेकिन इस श्रृंखला से जरूर हौसला बड़ा होगा, और खासतौर पर डेरेन ब्रावो के लिए मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं और बहुत लंबे समय बाद उन्होंने शतक बनाया है वनडे क्रिकेट में। 3-0 7 साल में पहली बार इस तरीके से श्रृंखला अपनी सरजमी पर जीती है। तो ये बहुत ही एक ऐसी टीम रही है जो सभी खेल प्रेमियों की और खासतौर पे भारत में तो बहुत ही बड़ी उनकी प्रशंसकों की संख्या है। तो उनका अच्छा प्रदर्शन होता है तो वाकई में बहुत खुशी होती है। लेकिन वहां श्रीलंका को देखिए तो वो जिस ट्रांजिशन पीरियड की मैं बात कर रही थी कि जब बड़े बड़े आपके खिलाड़ी खेल को अलविदा कह देते हैं और नयों के हाथ में कमान आती है, वो उस दौर से अभी तक लगता है श्रीलंका उभर ही नहीं पाई है। क्योंकि जब से उसके बड़े खिलाड़ी गए हैं, कुमार संगकारा हो, चाहे महिला जयवर्धने हो, चाहे बुथैया मुरलीधरन हो, इन सब के जाने के बाद से उस तरीके का वो खतरनाक प्रदर्शन जिसको कहते हैं वो देखने को नहीं मिला श्रीलंका से। जी हाँ, और ब्रावो ने जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया उसके लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच और होप को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का प्रदर्शन, क्योंकि जो आपने बात कही कि जिस तरह से कमबैक किया है वेस्टइंडीज ने, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और अभी आगे क्या कुछ रहता है ये देखना बाकी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और हमेशा की तरह आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल शाम 6:30 से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं।
और मुना, जैसे कि कल रात दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया है, बड़ी महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। और कहते हैं कि हमारा इंडिया का जो कमबैक होता है वो पहले सेकंड मैच से शुरू होता है, और जिस तरह से इन्होंने मुकाबला किया है, क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है आप एडिलेड पहुंच गए सीधे 36 रन की जो बदनाम एक वो दाग जो लगा था, उसके बाद से जिस तरह से भारतीय टीम लौटी वहां से, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले कदम पर झटका मिलने के बाद भी ये टीम हार मानने वाली टीम नहीं है। और इस श्रृंखला से पहले जैसे विराट कोहली ने कहा था कि हम एक नए अंदाज का क्रिकेट खेलेंगे, हम बेखौफ खेलेंगे, हम बेलाग खेलेंगे और हम बिल्कुल उन्मुक्त अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे, चाहे नतीजा जो भी हो। और उनके इस फलसफे को पूरी तरह से मैदान पर अमली जामा पहनाया ईशान किशन ने। कहते हैं कि आईपीएल का प्रदर्शन आधार नहीं होता टीम के चयन का, लेकिन आप देखिए ईशान किशन ने पूरा इसका श्रेय आईपीएल को दिया है। जो उन्होंने पहला ही उनका अंतर्राष्ट्रीय मैच था, पदार्पण के साथ उन्होंने एक जबरदस्त गेंदबाजी आक्रमण भी लगाए और जोफ्रा आर्चर को जिस तरह से पहली ही गेंद पर उन्होंने मारा था उस बाउंड्री, उससे लगा कि कितना आत्मविश्वास भरा हुआ है। और हमने देखा पिछले सत्र में आईपीएल के कि वो किस तरीके से मुंबई इंडियंस को अपने दम पर मैच जिताते आए हैं। तो कहीं न कहीं वो जो दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों के साथ खेलने का उनको अनुभव मिला है। और आप उन्हीं की आईपीएल टीम में देखिए, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर्स हैं, तो क्या ही उनका प्रदर्शन का स्तर जो रहा होगा। इसीलिए ये भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि इस साल T20 विश्व कप जो है वो भारत में होना है और उसकी तैयारी बहुत पुख्ता हो रही है। बिल्कुल, ईशान किशन पहले ही T20 में 50+ स्कोर बनाने वाले दूसरे भारतीय और विश्व के 44वें खिलाड़ी बन गए हैं। और इसके साथ ही इस मैच में कोहली T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार कश्मीर के गुलमर्ग में शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित करने के लिए काम कर रही है। राज्यसभा में आज एक प्रश्न के उत्तर में श्री रिजिजू ने कहा कि इस बार खेलो इंडिया शीत खेलों में कश्मीरी युवाओं की अभूतपूर्व भागीदारी रही। उन्होंने कहा कि सरकार कश्मीरी लोगों के फुटबॉल और क्रिकेट सहित सभी ओलंपिक खेलों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अगर हम देखें तो शीतकालीन खेल संस्थान बनने से मुझे लगता है कि काफी कुछ मदद मिलेगी खिलाड़ियों के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री ने जब इन खेलों का उद्घाटन किया था तब भी उन्होंने कहा था कि इन्हें हम जम्मू कश्मीर को हम शीतकालीन खेलों का गढ़ बनाएंगे। और कश्मीर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आप देखिए, उनकी अपनी फुटबॉल टीम है, रियाल कश्मीर, अब्दुल समाद, परवेज रसूल जैसे क्रिकेटर वहां से निकले हैं। तो काफी प्रतिभाएं हैं और उन्हें सही दिशा देने की जरूरत है। और श्रोताओं, आज का दिन कुछ खास है। भारतीय हॉकी टीम ने 46 साल पहले आज ही के दिन कुआलालंपुर में अपना एकमात्र विश्व कप खिताब जीता था। 15 मार्च 1975 को भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर ये खिताब हासिल किया था। इस मैच की रेडियो कमेंट्री आज भी मुना लोगों को याद है। 15 मार्च 1975 के स्वर्णिम दिन का भारतीय हॉकी के इतिहास में इस दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। और मुना, आपकी क्या यादें हैं? बिल्कुल, मैं तो हालांकि मेरा जन्म नहीं हुआ था उस समय, लेकिन जितना चूंकि हॉकी मैं कवर करती आई हूं और विशेष लगाव है मेरा हॉकी से, तो जितना मैं सुनती आई हूं कि जसदेव सिंह जी कमेंट्री कर रहे थे फाइनल मैच की और पूरा देश मानो थम सा गया था। रेडियो कमेंट्री जो हो रही थी, सारे लोग रेडियो सेट के आगे बैठे हुए थे और हर एक मूव पर जो माहौल बनता था वो पुराने खिलाड़ी और उनके रिश्तेदार और जो हॉकी चाहने वाले लोग हैं वो बताते हैं। तो ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि विश्व कप हमने वो पहला जीता था और 46 साल हो गए, अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि हॉकी में दूसरा विश्व कप आए। भारत के लिए वो पहला विश्व कप था, क्योंकि क्रिकेट का विश्व कप उसके 8 साल बाद हमने जीता था। तो ओलंपिक का एक गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है। हॉकी में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक हमारे नाम है, लेकिन वो जो एक कमी खटक रही थी वो 1975 15 मार्च को पूरी हुई, क्योंकि उससे 2 साल पहले हम फाइनल हार चुके थे। बहुत उम्मीदें थी इस टीम के साथ। बलबीर सिंह सीनियर इस टीम के मैनेजर थे, जो खुद 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे। फाइनल मैच में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड उनके नाम था। तो काफी उम्मीदें लेकर ये टीम गई थी और आने के बाद उसका बिल्कुल नायकों की तरह जो स्वागत जिसको कहते हैं वो किया गया। तो बहुत ही यादगार दिन।
बिल्कुल। और मोना, जैसा कि अभी भारतीय हॉकी टीम ने जो यूरोप टूर किया है उसमें भी उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी बेहतर प्रदर्शन होगा। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मोना, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।